everyone, welcome you all at the Nimbus Learning Power Business Academy। मैं अक्षय सर का स्वागत करता हूं इस सेशन में। इस सेशन में हम देखने वाले हैं माय डियर जो बार का न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड स्टाइपेंडी ट्रेनी कैटेगरी 1 में जो मैकेनिकल पेपर हुआ था उसका हम डिटेल्ड सॉल्यूशन यहां पे देखने वाले हैं। इस पेपर की अगर हम बात करें माय डियर, इसमें आपके डिप्लोमा जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल थे और इस पेपर में आपके 40 क्वेश्चंस आए थे। इट इज द फर्स्ट राउंड ऑफ द रिटन टेस्ट माय डियर। 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर देयर और ईच क्वेश्चन है माय डियर 3 मार्क्स। मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन तब सही करोगे तो आपके 3 मार्क्स आने वाले हैं और अगर गलत कर दिया माय डियर तो कहीं ना कहीं आपका 1 नंबर जो है आपका नेगेटिव मार्किंग इस पर्टिकुलर पेपर में कहा गया था। और नाउ इसके बाद जो है आपका इंटरव्यू प्रोसेस होने वाला है। जैसे ही आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इंटरव्यू में अपीयर होंगे और जो फाइनल सिलेक्शन जो होने वाला है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द इंटरव्यू। जैसा कि सभी रिसर्च बेसिकली जो भी डिफेंस सेक्टर के जो एग्जाम होते हैं जैसे लाइक स्क्रू एंड बार, सभी में यही प्रोसेस चलता है माय डियर। तो सिलेक्शन आपका डिपेंड करता है किस पे? इंटरव्यू पे। सो इंटरव्यू में जाने के लिए आपके जो अपीयरेंस के लिए जो रिटन टेस्ट था स्टाइपेंडी ट्रेनी कैटेगरी 1 का और उसमें भी जो मैकेनिकल का पेपर हुआ था, हम उस पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो एक एक करके हम सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए और उन क्वेश्चंस का परफेक्टली आंसर क्या होना चाहिए वो भी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इट इज फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर सॉल्यूशन फॉर स्टाइपेंडी ट्रेनी कैटेगरी 1। सो नाउ अगर हम देखें सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर अपन प्रोडक्शन की बात करते हैं। अगर हम सब्जेक्ट प्रोडक्शन की बात करें तो कुछ हमें 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं इट इज जस्ट अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन माय डियर। तो देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं इस पेपर में पूछे गए थे और उनका करेक्ट आंसर एंड एक्सप्लेनेशन क्या होने वाला है। देखें, एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था फ्रॉम द प्रोडक्शन सब्जेक्ट एंड फ्रॉम द वेल्डिंग द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग सिमिलर एंड डिसिमिलर मटेरियल्स बाय हीटिंग देम बिलो 450 डिग्री। यस, बिलो 450 डिग्री यूजिंग द नॉन फेरस फिलर मटेरियल इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? सोल्डरिंग माय डियर। इसे क्या बोलते हैं अपन? सोल्डरिंग। बिकॉज अगर सोल्डरिंग की बात करेंगे तो वहां पे आप जो फिलर मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो वो क्या है? आपका बेस मटेरियल से सेम नहीं होता और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट टेंपरेचर होता है वो लगभग आपका 450 से नीचे होगा। अगर आप सोल्डर यूज कर रहे हो मींस पीबी और एसएन यूज कर रहे हो तो वहां उसका जो मेल्टिंग पॉइंट लगभग आपका 183 डिग्री सेल्सियस होता है। इट इज हेट्रोजीनियस प्रोसेस। इसमें साफ दिया है फॉर द when below 450 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा माय डियर? करेक्ट आंसर इज व्हाट? द सोल्डरिंग प्रोसेस, नॉट वेल्डिंग, नॉट ब्रेजिंग। सोल्डरिंग प्रोसेस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So it is a question asked in this paper for the 3 marks. Clear? So now बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। The unique property of the cast iron is its, अरे बोलो भाई, अगर कास्ट आयरन की यूनिक प्रॉपर्टी का है तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यस, अगर हम ग्रे कास्ट आयरन की बात करें माय डियर तो वहां पे क्या होता है, जो आपका ग्रे कास्ट आयरन है उसके लिए हम लेथ बेड वगैरह बनाते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाई डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। बिकॉज इन ग्रे कास्ट आयरन आपके स्ट्रेस राइजिंग एलिमेंट्स होते हैं जिससे कि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। इसके लिए हम कास्ट आयरन को क्या करते हैं? बेसिकली जो भी लेथ बेड वगैरह होते हैं जहां भी आप कंप्रेसिव स्ट्रेस ज्यादा लग रहा है वहां पे हम कास्ट आयरन को यूज करते हैं। सो कास्ट आयरन की जो यूनिक प्रॉपर्टी वो क्या है माय डियर? आपका डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सो मींस योर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर माय डियर सी इज करेक्ट। सो दिस इज आल्सो क्वेश्चन आस्क्ड इन आवर पेपर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। when a hole of diameter d is punched in a metal of thickness t, पंचिंग की बात चल रही है। आपका क्या है? बेसिकली टी थिकनेस, शीट की थिकनेस टी है, डी डायमीटर का होल कट करना है। सो पूछा है कि फोर्स रिक्वायरमेंट कितना होगा। अरे कितनी बार क्लास में बताया माय डियर कि फोर्स क्या होता है? शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब यहां पे चूंकि शीयरिंग एक्शन हो रहा है, अगर हम बात करें यहां पे आपका शीयरिंग एक्शन हो रहा है। मान लीजिए आपकी ये शीट है, सपोज दिस इज व्हाट द शीट, और यहां पर मान लीजिए आपने होल प्रोड्यूस किया है। ये मान लीजिए होल का थिकनेस आपका टी है और यहां पे अगर आप पंच डालेंगे तो व्हाट इज द फोर्स माय डियर? फोर्स क्या होगा? फोर्स इज नथिंग बट योर व्हाट? शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। और यहां पे शीयरिंग एरिया क्या होगा? व्हाट इज शीयरिंग एरिया? इज इक्वल टू व्हाट? पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय थिकनेस क्या होता है? शीयर एरिया इज इक्वल टू व्हाट? पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। सो व्हाट इज पेरीमीटर? सर्कल है, पाई डी हो गया
और मल्टीप्लाई बाई ये आपका बिकॉज दे रखा है कि डी डायमीटर का आपका होल कट करना है पाई डी मल्टीप्लाई बाई टी। सो यहां से एरिया हो गया पाई डी मल्टीप्लाई बाई टी। सो व्हाट इज द फोर्स? पाई डी टी टाउ। Pi d d tau is the correct answer for the shear force, basically what the force requirement for the punching. So correct answer is what? Pi d t tau. B is the correct answer for this question. Is very very simple question. हर एक मैं कहता हूँ ना कि हर एक हमने इस चैप्टर को हमने हर एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है हमने हमारे लेक्चर्स में, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जिसने भी पढ़ा है उसको ये क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा लग रहा होगा। इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। निकल इन स्टील, यस निकल इन स्टील improve the wear resistance, cutting ability and toughness, refines the grain size, produces the less tendency to the carbonization, improve corrosion, no improve नहीं यार, improve corrosion not improve corrosion and heat resistance property, improve the cutting ability and reduce the hardenability, no reduce नहीं करता है, gives the ductility, toughness, tensile strength and anti corrosion property, yes. So option number D is very very appropriate, yes very good my dear, D is the correct answer। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्लास में बताया माय डियर निकल का क्या होता है रोल अगर हम स्टील में उसे ऐड करते हैं, हर एक चीज को क्लास में हमने मेंशन किया है इन आवर नोट्स, क्लियर। सो नाउ निकल इन स्टील इंप्रूव द डक्टिलिटी, टफनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, एंटी कोरोजन प्रॉपर्टीज, हम कह सकते हैं ये ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल आपका एप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके मटेरियल साइंस से पूछा गया था। नॉर्मलाइजिंग ऑफ स्टील इज डन टू। अगर नॉर्मलाइजिंग की बात की जाए, नॉर्मलाइजिंग का काम क्या है? मैंने बताया था आपको नॉर्मलाइजिंग का मतलब क्या है। आप हीटिंग तो करेंगे, आपने स्टील को हीट तो किया ताकि क्या हो, वहां से स्ट्रेस रिलीज हो गए और उसके बाद फाइन्स को रिफाइन करने के लिए, बेसिकली आई कैन से ग्रेन्स को रिफाइन करने के लिए आपने क्या किया, जिस पर्टिकुलर फर्नेस में गर्म किया था उसको बाहर निकाल के स्टील एयर में ठंडा किया ताकि क्या हो, उसकी जो कूलिंग रेट है थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए ताकि आपके जो ग्रेन्स हैं वो फाइनर बने, थोड़ी सी उसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाए अगर कंपेयर करें किससे, एनेलिंग से। तो सो नाउ व्हाट इज द नॉर्मलाइजिंग ऑफ द स्टील इज डन टू? नॉर्मलाइजिंग ऑफ स्टील डन टू व्हाट? रिफाइंस द ग्रेन स्ट्रक्चर, वेरी करेक्ट, बिल्कुल सही है सर। रिमूव द स्ट्रेन कॉज्ड बाय कोल्ड वर्किंग, यस जो कोल्ड वर्क आपके पास हुआ है मेटल में उसकी वजह से जो आपके स्ट्रेस प्रोड्यूस हुए हैं उन्हीं को ही तो हमें रिलीव करने के लिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं माय डियर। सो बी इज आल्सो द करेक्ट आंसर। रिमूव द डिसलोकेशन कॉज इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हॉट वर्किंग, वेरी गुड। सो नाउ D ऑप्शन इज वेरी करेक्ट। सो ऑल ऑफ द अबव इज वेरी करेक्ट माय डियर। आपको स्ट्रेस रिलीव भी करना है, साथ साथ आपने नॉर्मलाइजिंग इसलिए किया ताकि आपका जो बेसिकली ग्रेन्स हैं वो भी क्या बन जाए, आपके फाइन बन जाए और कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि आपके स्ट्रेस भी रिलीव हो जाए। तो all the options are correct, means all of the above is the correct answer for this question. So these questions are asked in this paper from the production and material science subject. 5 questions are asked my dear. So now I request to next our faculty so that they will come and complete their subject. So वो आपके जो है respective faculties जो है कहीं ना कहीं आप अपने subject जो है उसका solution आपको करवाने वाले हैं। 40 क्वेश्चन इस पेपर में, 40 के 40 क्वेश्चंस का आपको परफेक्ट सॉल्यूशन विद द परफेक्ट आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। So I request to the next faculty member. Thank you. वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आई होप सो आप अच्छे होंगे। आज हम जो कुछ बातों को डिस्कस करने वाले हैं, बार्क के पेपर में कुछ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन आए हैं और एक आध मशीन डिजाइन के भी क्वेश्चन है, उनको डिटेल में हम लोग समझेंगे कि आखिर क्वेश्चन कैसे पूछा गया है और उसका एप्रोप्रिएट क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। क्लियर है? तो इस तरह से यदि देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे दिखा था कि आपसे पूछा गया शियर मॉडुलस, ध्यान देंगे शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होगा। आप जानते हैं, आपने ऑलरेडी बहुत सारे यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस पढ़ रखा होगा, आपने यंग्स मॉडुलस पढ़ा होगा और यंग्स मॉडुलस जिसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन होता है। इसी तरह से शियर मॉडुलस की बातें होती हैं तो शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन की बातें होती हैं और बल्क मॉडुलस का मतलब होता है प्रेशर के कारण स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यानी इस केस में आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं इस केस में हम बोल सकते हैं कि शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का रेशियो होता है। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन और ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पे आपका शियर मॉडुलस आता है जिसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। जो G इज इक्वल टू टॉ अपॉन 5।
एग्री करते हैं? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का होगा। कुछ ऐसा पूछा गया था कि बेस्ट थ्योरी फॉर डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल के लिए बेस्ट थ्योरी क्या होगा? या ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रिटल के लिए बेस्ट थ्योरी क्या होगा? तो ध्यान देंगे, डक्टाइल मटेरियल जो होता है, डक्टाइल मटेरियल जो आपका होगा, ये क्या होता है? वीक होता है शियर में, वीक इन शियर। तो इसलिए यहां दो थ्योरी ऑफ फेलियर आता है, एक मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और दूसरा मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। यदि मैं बात करूं डिस्टॉर्शन का, तो ये इकोनॉमिक डिजाइन देता है, इकोनॉमिक भी देता है और सेफ देता है। जबकि हम मैक्सिमम शियर की बात करते हैं तो ये ओवर सेफ डिजाइन देगा, ओवर सेफ डिजाइन देगा और अनइकोनॉमिक होता है। तो यदि बेस्ट की बात की जाए तो बेस्ट थ्योरी डक्टाइल के लिए ये मानते हैं। यदि यही चीज ब्रिटल के लिए होता तो ब्रिटल मटेरियल आपका कमजोर होगा नॉर्मल में, और नॉर्मल के लिए मेरे पास मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी होगा। तो इस केस में मैं किसके साथ जाऊंगा? यदि डक्टाइल है तो मैक्सिमम डिस्टॉर्शन के साथ, यदि ब्रिटल पूछता तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के साथ। आई होप सो ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फाइंड द शियर फोर्स एट पॉइंट ए या बी या कहीं का भी पूछे, आपको पहले पता होना चाहिए कि यहाँ का वर्टिकल रिएक्शन क्या आएगा, RAV और RAH, और दूसरा कहानी है RBV। पहले आप नेट लोड लगाओगे यहाँ, और ये नेट लोड कितना होगा? एरिया से आएगा, और एरिया कितना है? हाफ W इंटू L, यानी ये आपका नेट लोड है WL/2, जो कहाँ लगाएंगे आप? इसके सेंट्रॉइड पे लगाएंगे WL/2। ये सेंट्रॉइड डिस्टेंस कितना? L/3, और ये डिस्टेंस कितना? 2L/3। तो जो यहाँ पे आप RAV लिखोगे, एक लाइन में RAV लिख सकते हो। RAV जब आप लिखोगे, RAV को देखोगे, लोड को देखोगे, अपोजिट है, प्लस लिखोगे। ये लोड दूसरे एंड से कितना डिस्टेंस पे है, मल्टीप्लाई करोगे L/3 डिवाइडेड बाई पूरा लेंथ, तो ये होगा आपका WL/6। और यही RBB आप यदि लिखते हैं तो RBB क्या होगा? RBB देखेंगे, लोड को देखेंगे, अपोजिट है, प्लस है। ये लोड दूसरे एंड पे कितना डिस्टेंस, मल्टीप्लाई करेंगे 2L/3, और ये पूरा लेंथ, ये 2 आपका मैनेज हो जाएगा, और L पे L भी चला जाएगा, तो WL/3। अब आपसे शियर फोर्स यदि मैं A का पूछा हूं, ध्यान देंगे, तो A पॉइंट पे यदि शियर फोर्स की बात करते हो तो WL/6 है। यदि हम शियर फोर्स B का पूछ रहे हैं तो B पॉइंट पे ये वैल्यू WL/3 है। क्लियर है? शियर फोर्स 0 कहाँ होगा? यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है बहुत बार। वो आपको पता है, A इंड से X = L/√3। कहाँ पे? A इंड से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान देंगे। यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया यह है कि एक यूलर फॉर्मूलाज है माइल्ड स्टील कॉलम के लिए जो नॉट वैलिड इफ स्लेंडरनेस रेशियो इज दिस। पहले पता है कि जो यूलर फार्मूला की हम बात कर रहे हैं, यूलर्स बकलिंग फार्मूला की जो हम बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं लॉन्ग कॉलम पे ही काम करेगा। क्लियर है? तो उस केस में ध्यान दें, लॉन्ग कॉलम का रेंज 80 से ऊपर रहता है, जिसका सिलेंडरनेस रेशियो हम बोल सकते हैं, जिसका सिलेंडरनेस रेशियो 80 से अधिक रहे। 80 से कम होगा मीडियम कॉलम, 30 के आसपास शॉर्ट कॉलम। तो कहीं ना कहीं हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? जो भी वैल्यू 80 से नीचे दिख रहा है, और ये ऑप्शन होगा मेरा 60। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आए तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, एक कॉलम है जो कि फिक्स है, दोनों एंड पे इफेक्टिव लेंथ जानना है।
कोई बात नहीं, ये स्टैंडर्ड केस है, ये दोनों साइड हिंज है, ये दोनों साइड फिक्स है, ये फिक्स है और हिंज है, और ये फिक्स है और फ्री है, फिक्स है और फ्री है। तो यहाँ जो एल इफेक्टिव हम लोग जानते हैं, ये एल होता है, ये L/2 होता है, ये L/√2 होता है, और ये ट्वाइस एल होता है। यदि दोनों साइड फिक्स बोला है, फिक्स्ड एट बोथ एंड, तो L/2 के साथ जाएंगे। क्लियर है बातें? आई होप सो ये भी समझ में आया होगा। सिंपल क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द बकलिंग लोड। यानी एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि कॉलम वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब जो बकलिंग लोड होता है, यूलर बकलिंग लोड, यूलर बकलिंग लोड, ये होता है πa² EI मिनिमम अपॉन L इफेक्टिव का स्क्वायर। ये होता है यूलर लोड जो कि बकलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यंग्स मॉडुलस पे डिपेंड कर रहा है, स्लेंडरनेस रेशियो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे भी कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे नहीं करता है। क्लियर है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे ये नहीं करेगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक बेंडिंग मोमेंट आपसे कहाँ पूछ रहा है? फिक्स फील्ड पे पूछ रहा है। कोई बात नहीं, इस केस में पहले इनका नेट लोड यहाँ लगाओगे। ये नेट लोड कितना आ रहा है आराम से समझना। दिस इज W इंटू L होगा, जो कि आपको कितना दिया है? 10 × 5, यानी 50 किलो न्यूटन का यहाँ लोड आ रहा है। और ये डिस्टेंस कितना होना है पहले ये समझ लो। तो ये वैल्यू 5/2 है और ये 5 है। आपको नेट मोमेंट C पे चाहिए, तो यहाँ आप एक वर्टिकल लगा दो, यहाँ मन करे तो एक हॉरिजॉन्टल लगा दो, और यहाँ एक मोमेंट रिएक्शन MA लगा दो। तो इस केस में यदि आप नेट मोमेंट समेशन ऑफ मोमेंट एट C 0 करते हैं तो आपका क्या क्या टर्म आएगा ध्यान देना। ये 50 आएगा, 50 इंटू डिस्टेंस कितना होगा फिर? 5 और 2 पॉइंट, यही होगा ना फिर, 5 + 5/2। क्लियर है? और क्या मोमेंट आएगा? RAB का मोमेंट नहीं आएगा, RH का मोमेंट नहीं आएगा, तो -MA = 0। तो यहाँ पे MA निकाल सकते हैं आप। दिस इज 50 और दिस इज 5 + 2.5, यानी 50 × 7.5। एग्री करते हैं? ये आप इजीली बोल सकते हैं। दिस इज 525 और इस केस में आप 1 0 बैठा देंगे। क्लियर है बातें? तो इसके अकॉर्डिंग इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान देंगे। यहाँ एक बॉयलर सेल आपको दिया गया है, अच्छी बात है। 200 सेंटीमीटर डायमीटर है, थिकनेस दिया है 1.5 सेंटीमीटर, सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर ऑफ 1.5 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस। सर्कमफरेंशियल या हुप स्ट्रेस, हुप और सर्कमफरेंशियल की यदि हम बात करते हैं तो ये क्या होने वाला है? दिस इज PD/2T, PD/2T। एग्री करते हो? यहाँ पे आपको P दिया गया है, तो P का वैल्यू आपका क्या है? 1.5 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई बात नहीं। यदि डायमीटर की बात करते हैं तो डायमीटर कितना है? 200 सेंटीमीटर। और यदि हम थिकनेस की बात करते हैं तो दिस इज 2 × 1.5 सेंटीमीटर। एग्री करते हैं? यहाँ पे ये सेंटीमीटर मैनेज हो जाएगा। आप इजीली यहाँ पे वैल्यू 1.5 मैनेज हो जाएगा। ये वैल्यू 100 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। जिस यूनिट में बोलेगा मैं वैसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो कुछ ऐसा आप इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, ध्यान देंगे। यहाँ अगला कहानी बोला गया कि एक बार इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड डिफरेंस बिटवीन टू प्रिंसिपल स्ट्रेस इज 120 मेगापास्कल। दो प्रिंसिपल स्ट्रेस के बीच का डिफरेंस है 120 मेगापास्कल। एग्री करते होंगे? अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी फाइंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब ध्यान दें, यदि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 डिफरेंट नेचर के होंगे, तो ध्यान दीजिएगा
आप लिखते हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 लेस देन इक्वल टू एस वाई एस बाई एन और एस वाई टी बाई 2n। तो यहाँ पे आप इजीली लिख सकते हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 आपको एस वाई टी देगा, तो एस वाई टी बाई 2n, ये 2 से 2 चला जाएगा, तो यहाँ पे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 120 लेस देन इक्वल टू एस वाई टी का वैल्यू कितना है 300 बाई n। तो यहाँ पे आप n इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर है बातें? नेक्स्ट ध्यान देंगे यहां अगला क्वेश्चन जो बोला गया, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक यूडीएल है ओवर द लेंथ ऑफ 5 मीटर, ईआई दिया है, फाइंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ये आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम, सॉरी सिंपली सपोर्टेड बोला है, आप इसको सिंपली सपोर्टेड लेंगे। तो इस कंडीशन में ध्यान दें, क्वेश्चन कुछ ऐसे है, ऐसा कंडीशन है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, हमने सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिया कुछ इस तरह से, और इस केस में आपको यूडीएल आया हुआ है, ये डब्ल्यू है। आपको पता है कि इस केस में ये एफ जब डिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ एक मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आता है जो कि आप लिख सकते हैं 5/384, दिस इज डब्ल्यू एल का पावर 4 अपॉन ई आई। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना होगा 384, यहाँ ध्यान दें डब्ल्यू एल का पावर, डब्ल्यू कितना है 20, तो 20 किलो न्यूटन अपॉन मीटर, लेंथ कितना है 5 मीटर, 5 का पावर 4, और यहाँ ध्यान देना मीटर का पावर 4 हो जाएगा, और ई आई का वैल्यू कितना है, दिस इज 3000 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो किलो न्यूटन पे किलो न्यूटन मैनेज हो जाएगा, ध्यान देना ये 2 मीटर को ले जाएगा, 1 मीटर एक और मीटर को ले जाएगा, फाइनली जो आप सॉल्व करोगे यहाँ ध्यान देंगे तो ये जो वैल्यू आएगा आपका मीटर में आएगा, लेकिन आपको वैल्यू यहाँ चाहिए मेरे को वाई मैक्स mm में, वाई मैक्स हमें किस में चाहिए mm में चाहिए। ध्यान देंगे ये मीटर में आएगा, यूनिट में आपका मीटर बच रहा होगा, इस चीज को आप ध्यान में रखें। ये वैल्यू आपका आ रहा होगा अप्रॉक्सीमेटली 5.42 mm। क्लियर है? अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन एक टेपर्ड रोलर बियरिंग का पूछा गया है, मशीन डिजाइन पे क्वेश्चन है, पूछा है टेपर्ड रोलर बियरिंग क्या करता है, एक्सियल लोड, रेडियल लोड, बोथ एक्सियल एंड रेडियल, या कुछ ऐसे ही ऑप्शन दिए गए थे क्योंकि एक तरफ मेमोरी बेस्ड ये ऑप्शन लिए गए हैं। ध्यान दें जो टेपर्ड रोलर बियरिंग होता है उस पर रेडियल लोड भी आएगा और एक्सियल लोड भी आएगा, लेकिन रेडियल लोड आपका एक्सियल लोड से ज़्यादा होता है, तो कभी रेशियो बोलेगा कि एफ अपॉन रेडियल डिवाइडेड अपॉन एफ अपॉन एक्सियल, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। क्लियर है बातें? तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ मिले होंगे। आई होप वो चीज़ें आपको समझ में आई होगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, सो वेलकम। और अभी हम लोग देखेंगे टॉम का सॉल्यूशन की थ्योरी ऑफ मशीन से जो क्वेश्चंस आए थे आपके एग्जाम में उनका डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। मात्र 3 सवाल आए थे एंड दैट वाज ओनली द इजी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड्स। यू कैन सी कि इस क्वेश्चंस में क्या क्या आए थे। दीज ऑल आर द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, तो हो सकता है कि यू हैव टू सी कि उसमें क्या था। ऑप्शन इट में भी कि ए का बी हो, बी का ए सी हो, ऐसा हो सकता है, बट ऑलमोस्ट क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे गए थे आपके एग्जाम पे। तो पहला सवाल जो आपके थ्योरी ऑफ मशीन से था कि पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्वर्जन ऑफ 4 बार मैकेनिज्म। देखो ध्यान से देखिए क्या पूछा था। 4 बार मैकेनिज्म आपके कॉपी में ये बार बार नोट्स में कराया जाता है कि 4 बार मैकेनिज्म जैसे ही आप ओपन करोगे तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ाते हैं वो कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगर यू कैन नॉट गो फॉर द मल्टीपल आंसर वाज नॉट करेक्ट, सो वी विल हैव टू लुक फॉर ओनली सिंगल करेक्ट आंसर। तो कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव सबसे पहले देखते ही हमें टिक कर देना है। और आगे देखें तो विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म वाज देयर। विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म वाज द सिंगल स्लाइडर इन्वर्जन।
Reciprocating is also the single sliders inversion. Hand pump is also the inversion of single slider crank mechanism. So these all B, C, D are the inversion of single slider crank mechanism. So we will go with the option A, and option A is the correct. Very simple question from theory of machine. देखते ही ये आपको टिक करना चाहिए था. I hope so आपने सही किया होगा. Let's look into the second question. सेकेंड क्वेश्चन में क्या था, थोड़ा ध्यान दीजिए. सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रखा था, दो स्प्रिंग दे रखे थे आपको, दो हेलिकल स्प्रिंग दे रखे थे, जिसकी स्टिफनेस, एक की स्टिफनेस K1 थी, दूसरे की स्टिफनेस K2 थी. K1 एंड K2 वर द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग. ये दे रखा था और बोल रखा था, शायद आप लोग चेक कर लीजिएगा, सीरीज में कनेक्शन दे रखा था कि दे वेर दो बोथ स्प्रिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज, और आपसे पूछ रखा था कि इक्विवेलेंट स्टिफनेस फाइंड आउट कीजिए. व्हाट इज द इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग. मतलब अगर सीरीज में दोनों स्प्रिंग कनेक्टेड हैं तो उनकी इक्विवेलेंट स्टिफनेस क्या होगी, ये पूछा गया था. अगर मान लीजिए कि स्प्रिंग की इक्विवेलेंट स्टिफनेस पूछ रखी थी जब सीरीज में हो, तो आपके नोट्स में कराया गया है 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2. 1 plus K1 plus 1 plus K2. तो वी कैन सी कि आपके पास 1/K इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज K1 K2 एंड दिस इज K2 प्लस K1. तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2. तो जो भी आपको ABCD में से ये ऑप्शन था दैट वाज करेक्ट. मतलब K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2. तो ये करेक्ट आंसर होगा. अच्छा, सपोज कीजिए कि आपके क्वेश्चंस में ये सीरीज ना देके पैरेलल कनेक्शन दिया होता, तो दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन. आप क्या करते कि K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2. ओनली सिंपली यू हैव टू ऐड 1. तो आप देख लीजिएगा आपके क्वेश्चंस में क्या आया था. अगर पैरेलल में आया होगा तो दिस विल बी द आंसर फॉर पैरेलल कनेक्शन, दिस विल बी द आंसर फॉर द पैरेलल कनेक्शन. एंड अगर आपके पास सीरीज में आया होगा तो दिस इज द आंसर फॉर सीरीज कनेक्शन, दिस इज द आंसर फॉर सीरीज कनेक्शन. तो दिस ऑल आर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन. तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कैसा क्या पूछा गया था. अगर सीरीज कनेक्शन होगा तो जो भी ऑप्शन K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 होगा दैट विल बी द आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन. वेरी सिंपल क्वेश्चंस, वेरी सिंपल क्वेश्चंस. जो भी आपके थ्योरी ऑफ मशीन से पूछे गए थे वो सारे नोट्स में कराए जाते हैं. यू ओपन योर नोट्स, यू विल फाइंड एवरी आंसर. आर यू ओके विद दिस? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम थ्योरी ऑफ मशीन. 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे थ्योरी ऑफ मशीन से. The type of gear, very simple question from the gear. जब गियर की बेसिक जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो बेसिक टर्म समझाने के बाद हम लोग पहले उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं. उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि कैसी शाफ्ट को कौन सा गियर कौन से शाफ्ट को कनेक्ट करता है. ठीक है, तो कुछ आते हैं कि पैरेलल शाफ्ट हो, कुछ होते हैं कि इंटरसेक्टिंग शाफ्ट हो बट नॉट पैरेलल, कुछ होते हैं नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट. ठीक है, दीज 3 इन तीनों के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं. तो आइए देखिए क्वेश्चंस में क्या पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा, इसमें से जो गिवन है 1 A B C D, और इसको आप 1 कर लीजिए, ABCD होगा, 1 2 3 4 होगा, जो भी होगा यू कैन चेक आउट कि द टाइप ऑफ गियर विच आर यूज्ड टू कनेक्ट, द टाइप ऑफ गियर विच आर यूज्ड टू कनेक्ट द 2 नॉन पैरेलल. हियर वेरी केयरफुली देखिए, क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना बहुत जरूरी है. अगर केयरफुली रीड नहीं करते हो तो यू विल नॉट मार्क द करेक्ट आंसर. तो इस बात को ध्यान रखिएगा, नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट. जल्दीबाजी में क्वेश्चंस को नहीं करना है, अदरवाइज यू विल गेट द करेक्ट इनकरेक्ट आंसर. तो नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट को देखते ही ध्यान में आना चाहिए कि दैट इज द स्पाइरल गियर, दैट इज द स्पाइरल गियर.
स्पाइरल गियर ही है जो नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट को जोड़ने में काम आता है। हेलिकल गियर पैरेलल शाफ्ट को जोड़ता है। स्पाइरल गियर इज आल्सो द पैरेलल शाफ्ट एंड दिस इज द इंटरसेक्टिंग सर्वाइवल गियर। सो स्पाइरल गियर विल connect non-parallel and non-intersecting shaft. So these three questions was very simple from theory of machine. So that is all from my side. So theory of machine part is over, and that's thank you from our side. हेलो एवरीवन। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है अपना आपका एक पेपर हुआ था बार का स्टाइपेंडरी ट्रेनीज के लिए। इसमें आपके पास जो हमारे पास क्वेश्चन आए हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। मेरा जो इसमें टॉपिक रहेगा, जो हम लोग इस पे क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो अपना है मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेशन से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन होगा, जो थर्मोडायनेमिक्स के होंगे या उसके एप्लीकेशन वाला पार्ट का होगा, और या मैकेनिक्स का जो भी क्वेश्चन होगा, वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि जो भी अपने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अभी हमने कलेक्ट किए हैं वो उस हिसाब से देखते हैं कि वन बाय वन क्या आपका इस एग्जाम में पैटर्न रहा था। इसमें यदि हम लोग बात करें तो क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के आए थे। क्वेश्चन कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन जो बोलते हैं ऐसा कोई नहीं, बस मॉडरेट कुछ क्वेश्चन ठीक थे, कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी थे। आपको यदि एक बार यदि आपने नोट्स पर रखा है तो उस हिसाब से आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा इसमें कुछ ज़्यादा पूछा नहीं गया था। तो इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हम लोग यदि क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स का। तो मैकेनिक्स का चलिए जो पहला क्वेश्चन है हम लोग इस पर देखेंगे वो है आपका, वो पूछा था लैमीज थ्योरम से रिलेटेड। ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। इसमें यदि हम लोग देखें ऑप्शन आपका ऊपर नीचे हो सकता है, ऑप्शन आपका ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब थोड़ा सा चेंजेज यदि स्टूडेंट भेजता है तो उसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेज होंगे ही होंगे। एग्जैक्ट तो अपने को कैसे पता चलेगा। तो इसमें उसने पूछा था लैमीज थ्योरम से रिलेटेड कि लैमीज थ्योरम क्या होता है, क्या स्टेटमेंट था उसका। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि लैमीज थ्योरम क्या क्या कहता था, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देन उसके बाद इसके ऑप्शन को देखते हैं। चलो तो देखो लैमीज थ्योरम जो है, लैमीज थ्योरम आपका वर्क करता है, जैसे मान लो कि ये कोई पॉइंट है, ये कोई आपका स्टेटमेंट देखेंगे, ये कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे मान लो तीन फोर्स एक्ट कर रहा है। एक आपके पास यहाँ पे F1 है, आपने क्लास नोट में पढ़ा भी होगा, क्लास नोट पे आपने देखा होगा, आपको सर ने करवाया होगा। यहाँ पे देखो ये आपके पास F2 होगा, ये आपके पास मान लो F3 है। तीन फोर्स आपका यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। लैमीज थ्योरम आपका तीन फोर्स के लिए वैलिड है। एंड यहाँ पे यदि बात करें ये फोर्सेज आपस में जो एंगल बन, जैसे F1 का एंगल की बात करोगे ये आपका अल्फा है, F2 का सामने वाला एंगल क्या आपके पास बीटा है, और F3 के सामने वाला एंगल क्या आपके पास, ये आपके पास क्या कहता है, ये आपके पास गामा हो गया। क्लियर है इतना। अब देखो तो अकॉर्डिंग टू लैमीज थ्योरम क्या कहता है, आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। बोल रहा है कि जब तीन फोर्सेज किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे होते हैं और वो कैसा हो, आपस में इक्विलिब्रियम हो, देन क्या बोला कि जो आपका फोर्स होगा वो फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे, साइन ऑफ एंगल बिटवीन जो आपके पास जो दूसरा फोर्स है उसके बीच में जो एंगल बन रहा होगा उसके एंगल के बीच का साइन आप ले लो, वही आपका क्या कहता है, लैमीज थ्योरम कहता है। देखो ऐसे यदि हम लोग एज ए स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में यदि लिखे, इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है यहाँ पे, यदि आप F1 ले रहे हो तो इस F1 को देखो, इस F1 के बाद इस F1 के सामने देखो दो फोर्स है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है इस एंगल का आप क्या ले लो, साइन ले लो। इस एंगल का जैसे आपने क्या ले लिया, यहाँ पे साइन ले लिया, तो यही क्या हो जाएगा, ये F1 आपका साइन अल्फा के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से पहला फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला फोर्स की यदि आप बात करोगे F1 का, तो F1 आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा के। आई होप आपको क्लियर होगा। उसी तरीके से सिमिलरली यदि आप बात करो यहाँ पे F2 का, तो F2 आपका प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे साइन बीटा की, क्योंकि इसके आगे वाला एंगल क्या है आपके पास, बीटा है, और ये बीटा देखो उसके जो इस F2 को छोड़ के जो बाकी दो फोर्स है उसके बीच का एंगल है। उसी तरीके से F3 का देखें तो F3 को छोड़ दो, उसके बाद जो दो फोर्स है उसके बीच का एंगल क्या है आपके पास, गामा है। तो यहाँ पे F1 आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा आ गया, और F2 क्या आएगा, F2 आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन बीटा की, एंड F3 आपके पास आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन गामा की। क्लियर है। देखो आप यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन यदि हटाओगे तो क्या आएगा, कोई ना कोई एक कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ से कांस्टेंट की जैसी आप बात करोगे तो F1 हो गया, मैं कांस्टेंट को K मान लेता हूँ, तो यहाँ से F1 आ जाएगा आपके पास K साइन अल्फा, यहाँ से F2 क्या आ जाएगा आपके पास K साइन बीटा,
यहाँ से F3 आपके पास क्या आ जाएगा, और भी ट्रेंगल वाले फॉर्म में भी आपने पढ़ा होगा, वो सारी बातें हैं। क्लियर है? देखो यहाँ से K से यदि बात करें तो यहाँ जैसे आपने यहाँ से लिखा तो आप लिख सकते हो F1, इधर से ये डिवाइड हो जाएगा क्या, यहाँ से आपके पास डिवाइड हो गया F1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इजकल टू, देखो क्योंकि ये K सब में कॉमन आ रहा है तो इजकल टू आपने K किया तो देखो यहाँ पे आ जाएगा F2 अपॉन साइन बीटा के, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाय साइन गामा के इजकल टू आपके पास कांस्टेंट हो गया। मतलब यहाँ पे F1 डिवाइडेड बाय आपको साइन का जो एंगल के साथ आपने लिया, इस फोर्स के आगे वाला जो एंगल है, ये आपस में तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये इक्वेशन आपने बार बार पढ़ा होगा जब भी आपने मैकेनिक्स का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, और यही आपका स्टेटमेंट है किसका, लैमिज का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे यदि हम लोग देखें ऑप्शन में, यदि आप देखोगे तो आप सारे ऑप्शन, आपको लग रहा कि सारे ऑप्शन ही सही हैं। पहला ऑप्शन देखो, 3 फोर्सेज, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, 3 फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट बी इन इक्विलिब्रियम, ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है। दूसरा पर वो क्या बोल रहा है, 3 फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए ट्रायंगल ईच साइड बीइंग प्रोपोर्शनल टू फोर्स, कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है। आगे देखो यहाँ पे जैसे ही आप डी ऑप्शन पर होगे, डी ऑप्शन देखो एज इट इज जो स्टेटमेंट लैमिज का था वही स्टेटमेंट आपका यहाँ पे डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। आप ऑप्शन देख लेना, आपका ABCD जिसमें भी होगा तो आपका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे चीजें क्लियर है, चीजें क्लियर है। लैमिज थ्योरम, तो लैमिज थ्योरम आपको क्या याद रखना है लैमिज थ्योरम में, कि आपका फोर्स आएगा, उस फोर्स का आप आगे वाला एंगल देखो, उसका साइन ले लो, तो फोर्स को डिवाइड कर दो साइन के उस एंगल से, इक्वल आप करते जाओ। सिमिलरली F2 अपॉन साइन बीटा, F3 अपॉन साइन गामा। एंगल कौन सा लेना है, जो फोर्स लग रहा है उसके आगे वाला एंगल लो। 3 फोर्स है आपस में, 3 फोर्स लग रहे हैं आपके पास, तो इसके आगे वाला एंगल का आप क्या ले लो, साइन ले लो। F1 है तो उसके आगे वाला एंगल लेना है, मतलब F1 को छोड़ दो, बाकी 2 फोर्स के बीच जो एंगल बन रहे हैं उसका साइन लेना है। क्लियर है? चलो दूसरा हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन है The acceleration of a particle moving with simple harmonic motion at any instant is given by, क्या बोल रहा है, यदि कोई आपके पास पार्टिकल है वो SHM कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, तो किसी भी इंस्टेंट पे उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। आपने ये क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा, यही आपने टॉम में भी पढ़ा होगा। टॉम में जब आपने थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ा होगा वहां पे भी आपका ये क्वेश्चन, आप कहीं से भी इसका डिस्कशन कर सकते हैं। बेसिक की बात करें, बेसिक देखो कैसे इसको समझोगे। आपके पास चलो मैं एक स्प्रिंग मास सिस्टम कंसीडर कर रहा हूं, ये मान लो स्प्रिंग है, इसमें कोई ना कोई एक मास लगा हुआ है। क्लियर है? अब ये अभी रेस्ट पोजीशन पे है, अभी आपने यहाँ पे क्या किया, ये आपका रेस्ट पोजीशन पे है, तो इस पे स्प्रिंग फोर्स जो लग रहा होगा वो इसको किसको बैलेंस कर रहा होगा, इसके मास को यहाँ पे बैलेंस कर रहा होगा। एंड जो दूसरा सिचुएशन है, दूसरा सिचुएशन की यदि हम लोग बात करें, अब आपने क्या किया, इस पे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा फोर्स लगा के आपने इसको खींच दिया। जैसे आप इसको खींचोगे तो यही सिस्टम जो है अब आपका कहाँ पे आ गया, मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आ गया। क्लियर है? तो यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट की यदि बात करो तो आपने मान लो डिस्प्लेसमेंट आपने x दे दिया, इसमें आपने x डिस्टेंस इसको ऐसे खींच लिया, खींचा है आपने, फोर्स लगा के आपने इसको खींच लिया, तो आपने यहाँ पे कुछ, यहाँ पे आपने फोर्स लगा के इसको खींच दिया, तो आपने डिस्टेंस x खींचा, तो मान लो इसमें कुछ ना कुछ यहाँ से वेलोसिटी आएगी, इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी, उस वेलोसिटी को मैं बोल रहा हूँ x डॉट। एक बार डॉट क्या हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, और x डबल डॉट यदि बोल दिया तो इसमें मान लो एक्सेलरेशन आ गया, वो कैसा हो गया, x डबल डॉट को। तो यहाँ पे यदि आप बात करो x डॉट किसको बता रहा है, ये आपका वेलोसिटी है, और x आपका क्या है, x आपने उसमें डिस्प्लेसमेंट दिया है, और x डबल डॉट जो आपका बता रहा है वो क्या बता रहा है आपका, ये आपका एक्सेलरेशन को बता रहा है। चलो एक्सेलरेशन शॉर्ट में लिख देता हूं। क्लियर है? अब देखो यहां पे आपने देखा होगा जो आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स आता है, आपके पास क्या आता है, रिस्टोरिंग फोर्स की यदि आप बात करो इस पॉइंट पे, रिस्टोरिंग फोर्स
पॉइंट, इस पॉइंट को मैं बोल रहा कि ये P पॉइंट है आपका, और इस पॉइंट पे आपका क्या है, Q पॉइंट है। यहाँ पे जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा, आपने पढ़ा होगा कि ये F वेक्टर जो है आपका क्या होगा, माइनस का स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू x के इक्वल होगा, कि जितना आपने इसमें डिस्प्लेसमेंट दिया आप उसको स्प्रिंग कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस का साइन क्यों है यहाँ पे, माइनस का साइन क्यों आ रहा है? माइनस का साइन इसलिए है, आप खुद से इसको फील करके देखो, खुद से आप इसको फील करो। आपने जब इस स्प्रिंग मास सिस्टम को आपने खींचा होगा, आपने फोर्स लगा के आप इसको खींचोगे, तो ये स्प्रिंग मूव किधर करना चाह रहा होगा। आप इस पे स्प्रिंग पे फोर्स लगा के खींचे तो आपको ऐसा फील होगा मैं इसको नीचे खींच रहा हूं। आपने उस पर डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ दिया, लेकिन वो भागना चाह रहा है ऊपर की तरफ, वो मूव किधर करना चाह रहा है, ऊपर। मतलब फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में उसका मूवमेंट को वो बता रहा है। आप ऐसा फील करोगे जैसे आप इसको खींचोगे तो ये ऊपर की तरफ जाना चाहेगा, है ना, ये रजिस्ट करेगा उसको, उस जो फोर्स आप इस पे लगा रहे हो उसको रजिस्ट करेगा ये स्प्रिंग, आप उसको, आपको ऊपर खींचना चाहेगा। इसी वजह से ये कैसा आ गया, यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है। क्लियर है? अब एक बात और बताओ, ये तो आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा है कि एक बताओ, फोर्स किसके इक्वल होता है मेरे भाई? फोर्स बराबर आपका होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के, मास इंटू एक्सेलरेशन को। और यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन को किससे डिनोट किया है, एक्स डबल डॉट से यहाँ पर डिनोट किया है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स डबल डॉट। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। दोनों ही फोर्स है तो दोनों आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा, दोनों ही इक्वल होगा। तो यहाँ से आपने जैसे ही इसको इक्वेट कर दिया तो एम एक्स डबल डॉट किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का के एक्स, यहाँ पे क्या के एक्स के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से m से डिवाइड जैसे ही आपने कर दिया इसको, तो x डबल डॉट ये आपका एक्सेलरेशन बता रहा है, किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपका इक्वल आ जाएगा माइनस का k बाय एम इंटू एक्स के। एक चीज और बताओ, आपने बार बार पढ़ा होगा यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में जो आपका ओमेगा होता है, आपका यहाँ पे ओमेगा की यदि हम लोग बात करें किसके इक्वल होता है, रूट के बाय एम। आप ओमेगा की यदि बात करोगे क्या होता है आपका, यहाँ पे क्या होता है, अंडर रूट के बाय एम। तो यहाँ से ओमेगा का होल स्क्वायर यदि आपने किया किसके इक्वल आ जाएगा, आपका के बाय एम के इक्वल आ जाएगा, के बाय एम के इक्वल आएगा। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ से एक्स डबल डॉट की यदि हम लोग बात करें, ये आपके पास आ जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के। एक्स डबल डॉट आपका क्या है, एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट की यदि हम लोग बात करें, इसको हम लोग यदि ऐसे लिखें, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ से देखो, एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट की यदि आप बात करो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी का होल स्क्वायर, ये माइनस इधर आके क्या बनेगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये आपका किस फॉर्म में है, ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म में आ गया। ये किस फॉर्म में आ गया, आपका डिफरेंशियल फॉर्म में आ गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट क्या हो जाएगा आपका, ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पे माइनस किसको डिनोट कर रहा है, माइनस आपका ये डिनोट कर रहा है कि जो आप जिधर इसमें डिस्प्लेसमेंट दिए हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन हो रहा है। क्लियर है? इससे वैसे ये नेगेटिव का साइन आ रहा है। और दूसरा यदि आप इसको ऐसे भी लिखना चाहो, ऐसे, तो एक्स डबल डॉट ये आपका माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी आपका, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका SHM का इक्वेशन हो गया इन डिफरेंशियल, लीनियर फॉर्म में है ना। ये आपका किस में है, लीनियर फॉर्म में। तो आपका यहाँ से यदि बात करो, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे SHM का इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? लिख लो इसको। क्लियर है? ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया लीनियर SHM का। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको बताना एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो आपका होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। सिंपल सा बात है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। आपको यहाँ पे साइन कन्वेंशन का आपको यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर एक्स ऑप्शन में देख लेना, आपके पास जो भी ऑप्शन आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स, या जिस फॉर्मेट आपका दिया हुआ है। यहाँ पे
एक्स बोलो, वाई बोलो, टी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे यदि बात करो एक्स है, ये आपका क्या है, वेरिएबल, मतलब एक्स आपका किसको डिनोट कर रहा है, आपको डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है। आप इसको वाई से डिनोट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक आपका ऑप्शन में शायद वाई से आया हुआ था, आप देख लेना जो भी होगा। तो आप यहाँ से क्या सीखेंगे, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपके पास, ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। चीजें क्लियर है। ये इक्वेशन को क्या कहते हैं, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसका, लीनियर एसएचएम का, लीनियर एसएचएम का। ये भी आपने क्लास नोट में पढ़ाई होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इजी सा प्रॉब्लम है, इजी प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखो आपके पास एग्जाम में जो आया हुआ था कि एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे आपने कोई एक फोर्स लगाया है, आपने एक फोर्स लगाया है, वो फोर्स का जो इंटेंसिटी है, कितना फोर्स का है, फोर्स का वैल्यू बताओ क्या है। आपके पास फोर्स दिया हुआ है, क्या मास दिया हुआ आपके पास 1 kg, ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन द सरफेस विथ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू 0.1 एंड ए फोर्स ऑफ 0.8 न्यूटन। फोर्स कितना दिया हुआ आपके पास, 0.8 न्यूटन, ऐसा ही डेटा है। अप्लाइड टू दी ब्लॉक फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स, आपसे यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू पूछा है। देखो यहाँ पे यदि आप फ्रिक्शन की यदि बात करो, इधर आपका यदि मान लो टेंडेंसी टू मूव इधर है, आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, तो यदि ये मूव करने की टेंडेंसी किधर हो गई, राइट साइड है, तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट, मोशन का अपोजिट आपका फ्रिक्शन लगता है, तो इधर आपका क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब स्टैटिक होगा या काइनेटिक, वो हम लोग देखते हैं। एक बात बताओ, यहाँ पे जो मास आपके पास गिवन है, मास कितना है, मास आपके पास 1 kg है, इसको बैलेंस क्या करेगा, आपका नॉर्मल फोर्स करेगा बैलेंस, नॉर्मल फोर्स इसको बैलेंस करेगा। तो आपको यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। आपने यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स जो निकालोगे किसके इक्वल होता है, आपका म्यू इंटू एन के इक्वल होता है। अरे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करो तो यहाँ पे म्यू इंटू एन के इक्वल होता है ना, फ्रिक्शनल फोर्स इसी के इक्वल होता है। आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 दिया हुआ है। एन की बात करो, एन किसके इक्वल होगा, एन आपका mg के इक्वल होगा, एन इज इक्वल टू mg। मास कितना है, मास आपका 1 kg दिया हुआ है, एंड g का वैल्यू आप ले लो 9.8 ले लो यहाँ से, g का वैल्यू कितना आपके पास आ जाएगा, 9.8 आ जाएगा। तो एक बात बताओ, तो यहाँ से जैसे ही आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया, n का वैल्यू आपके पास आ गया 1 इंटू 9.8। तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स का यदि वैल्यू की यदि बात करो तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ जाएगा 0.98। और ये भी ऑप्शन में दिया हुआ था, आपके पास ऑप्शन कुछ ऐसा था, आप याद देखो, आपके पास कुछ ऐसा ही ऑप्शन था। आपके पास ऑप्शन ए मान लो तो मैं 0 मान लेता हूँ, ऑप्शन बी कुछ ऐसा दिया हुआ होगा, आपके पास 0.8 न्यूटन दिया हुआ होगा, ऑप्शन सी मान लेता हूँ मैं कि आपके पास 0.98 दिया हुआ है, और ऑप्शन डी मान लो, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी दिया हुआ है, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज है। तो यहाँ से यदि हम लोग बात करें कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके पास कितना गया, यहाँ से 0.98, आप यहाँ से सी ऑप्शन में आप यहाँ से मार दोगे टिक कि ये सर सी ऑप्शन सही हो गया। नहीं मेरे भाई, ये सी ऑप्शन नहीं होगा। आप एक बात बताओ, ये कब होगा, आपको क्लास में चिक के बताया गया है और मैंने भी कितनी बार बताया। आप एक बात बताओ, ये बॉडी का जो आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये आपका 0 से लेके मैक्सिमम तक होता है। मैक्सिमम तब होगा जब ये अबाउट टू मूव होगा, मतलब जब ये बॉडी, अब उससे थोड़ा सा भी फोर्स आपने एक्स्ट्रा लगा दिया तो ये बॉडी मूव कर जाएगी। इस कंडीशन पे यदि बात करो, इस कंडीशन पे आपका ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये आपका एक्टिंग फोर्स से कैसा है, आपने जो फोर्स लगाया है अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा है। अप्लाइड फोर्स से यदि आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है तो ये बॉडी अभी मूव नहीं करेगी, आगे मूव नहीं करेगा। तो मेरे भाई एक बात बताओ, तो इस कंडीशन पे आपका फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगा। ये नहीं कि आपने जो फार्मूले से 0.89 न्यूटन निकाला है ये हो जाएगा। ये वो फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है, फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है। यदि आपने 0.98 न्यूटन से थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स लगा दिया तो ये बॉडी क्या करेगी, यहां से मूव कर जाएगी। क्लियर है, मतलब इस बॉडी में मोशन आ जाएगा।
लेकिन अभी आपने फोर्स कितना लगाया, 0.8 न्यूटन का ही लगाया है। तो बॉडी अभी भी आपका कैसा होगा, स्टैटिक पोजीशन में होगा। मतलब बॉडी अभी भी कैसा होगा, आपका स्टैटिक पोजीशन में ही होगा। क्लियर है? बॉडी अभी भी मूव नहीं करेगी, क्योंकि अभी जो आपने फ्रिक्शन फोर्स आपके पास 0.988 न्यूटन आ रहा है, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका ज्यादा है, और आपके पास जो अप्लाइड फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स आपका कम है। तो बॉडी अभी भी स्टैटिक पोजीशन में है। तो इस कंडीशन पे यदि आप बात करो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, तो आपका ये किसके इक्वल होगा, 0.8 न्यूटन के इक्वल होगा। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो भी देख लेना, तो उसमें जो 0.8 न्यूटन वाला ऑप्शन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? इस हिसाब से भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। चीजें क्लियर है? तो आप यहाँ पे 0.98 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा दिए तो बॉडी आपका क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। ये जो फोर्स होता है ये आपका मैक्सिमम होता है। क्लियर है? ये आपका कैसा फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ओके, क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है आपके पास आया हुआ है, एग्जैक्ट डेट आप देख लेना क्या बोल रहा है। इसमें क्या दिया हुआ है, इस ब्लॉक को मान लो आपको लिफ्ट करना है। यहाँ पे आपके पास जो अरेंजमेंट है, कुछ एक वर्म एंड वर्म व्हील टाइप का आपके पास अरेंजमेंट है। इस ब्लॉक को मूव करना है आपको यहाँ से इस व्हील पे फोर्स लगा के। इस व्हील पे आप फोर्स लगा रहे हो, यहाँ से वर्ड एंड वर्ड व्हील का आपके पास कनेक्शन दिया हुआ है। एंड यहाँ पे यदि इस फोर्स को आप अप्लाई करोगे तो आपका इस ब्लॉक को मूव करवाने के लिए यहाँ पे क्या पूछा गया, वेलोसिटी रेशियो पूछा गया है। आपसे जो पूछा गया कि इसका वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, तो आपको इसके लिए जो फार्मूला होता है, फार्मूला आपको आई होप पता होगा। वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टीथ इनटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। यहाँ पे ये आपका क्या है, वर्म व्हील है, ये आपके पास क्या है, वर्म है। तो आप क्वेश्चन पर हो, नंबर ऑफ टीथ की यदि आप बात करो ऑन वर्म व्हील कितना दिया हुआ है आपके पास, 50 गिवन है। देखो रेडियस की जगह पे यहाँ आपके पास क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील कितना, ये आर जो है यही आपके पास यहाँ से आर निकल जाएगा। एक्चुअली जो आपके पास एफर्ट व्हील होता है उसके रेडियस को हम लोग कैपिटल आर बोलते हैं। एफर्ट व्हील कौन सा है, आप एफर्ट कहाँ लगा रहे हो, आप एफर्ट लगा रहे हो इस वाले व्हील पे। इसका जो डायमीटर आपका गिवन है ये आपका क्या है, एफर्ट व्हील है। एफर्ट व्हील है, इसका डाय आपका 100 mm है। तो इसका डायमीटर यदि आपका कितना गिवन है, इसका डायमीटर कितना गिवन है आपका, 100 mm गिवन है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस आपका 50 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका इक्वल है 2r के। दूसरा आपके पास क्या बोला है, स्मॉल आर, मतलब ये जो आपके पास लोड ड्रम है, लोड ड्रम को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वर्म भी बोल रहे हैं। इसके अंदर जो आपके पास डायमीटर गिवन है ये आपका 50 mm है। तो डायमीटर का आधा क्या हो जाएगा आपका, ये मतलब ये आपका जो इक्वल है ये आपका हो गया स्मॉल आर इंटू 2 के। क्लियर है? डायमीटर किसका, 2r के इक्वल हो जाएगा। तो आप जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से वेलोसिटी रेशियो 100 आ जाएगा। आप ऑप्शन देख लेना, जो भी ऑप्शन में होगा यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फार्मूला सिंपल सा है, ये अरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए, T इंटू आर डिवाइडेड बाय आर, कैपिटल आर डिवाइडेड स्मॉल आर। आर आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ एफर्ट व्हील है, और ये क्या है आपके पास, लोड ड्रम बोल दो या वर्म व्हील का आपके पास क्या है, इसका रेडियस है। क्लियर है? चलो, तो ये आपका 100 यहां से वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ऑप्शन आप देख लेना। ऑप्शन आपका जिस हिसाब से दिया होगा मैं यहाँ पे बता देता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आखिर कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। देखो आपके पास कोई एक मान लो ब्लॉक है, ये आपके पास कोई एक ब्लॉक है, ये किसी फ्लोर पे रेस्ट पोजीशन पे, ये आपका ये ब्लॉक आपके पास गिवन है। इस ब्लॉक पे यदि बात करो मास का, यदि हम लोग बात करें तो मास किधर एक्ट कर रहा होगा, मास आपका यदि यहाँ पे है तो वेट इधर लग रहा होगा mg, और इस mg को बैलेंस कौन करेगा आपका, नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन बोल दो, n आपका बैलेंस करेगा। एंड आपने इस पे मान लो कोई फोर्स लगाया होगा, टेंडेंसी टू मूव इधर है, तो इसका फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन इसके अपोजिट लगेगा। तो इधर आपके पास आ गया फ्रिक्शनल फोर्स, इधर क्या आ गया आपके पास, फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। और इन दोनों का रिजल्टेंट की यदि बात करो, ये आपके क्या हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोल दो या लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल दो, या आप इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोल दो या आप इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल दो या लिमिटिंग फोर्स बोल दो।
आए समझ में? एफ लिमिटिंग बोल रहा हूं मैं। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा? इसका रिजल्टेंट आपका आ गया इस डायरेक्शन में। इन दोनों का रिजल्टेंट कहां पे आएगा? ये रिजल्टेंट हो गया। अब देखो इस रिजल्टेंट और इस नॉर्मल के बीच में, इसके बीच में जो आपका एंगल बन रहा है, इसी थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आया समझ में? ये थीटा आपका क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा था। अब देखो क्वेश्चन में आपके पास या तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा होगा या आपके पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछा था। क्या पूछा था? एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछा होगा शायद, देख लो। तो यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन की यदि हम लोग बात करें, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की यदि आप बात करोगे, मैं दोनों ही बता देता हूँ, जो भी आपके पास आया होगा एग्जाम में वो आप देख लेना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपके पास क्या है? थीटा है। इस थीटा को कैसे डिफाइन करोगे? यहाँ पे थीटा को यदि आपको डिफाइन करना है, ये क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल फोर्स एंड रिजल्टेंट। रिजल्टेंट किसका है? इट इज द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया थीटा का। और जैसे ही आप यहाँ से tan थीटा निकालोगे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की यदि आप बात करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को आप कैसे डिनोट करते हो? म्यू से डिनोट करते हो। और ये म्यू किसके इक्वल हो जाएगा? आपका tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। नोट डाउन कर लो। तो लिमिटिंग फोर्स हो गया, आप इसको लिख लो। ये क्या है आपके पास? लिमिटिंग फोर्स है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि आपके पास लिमिटिंग फोर्स, ये आपके पास नॉर्मल फोर्स हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट आर आ गया। तो रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो आपका एंगल बनता है, उसी एंगल को कहते हैं, उसी एंगल को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, या फ्रिक्शन एंगल कहते हैं। और इसी का यदि आपने tan ले लिया तो वो क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा। चीजें क्लियर है? तो आप इसका डेफिनेशन यदि लिखना चाहोगे तो लिख लो। इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट हम लोग देखें। नेक्स्ट आपके पास यह मैकेनिक्स से रिलेटेड जब हम लोग बात करते थे, मैकेनिक्स से जो अपने पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आए थे, इतना ही था। अब एक दो क्वेश्चन है आपके पास थर्मोडायनामिक्स और एप्लीकेशन से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है, वो हम लोग देख लेते हैं। इस पे पहला क्वेश्चन जब आपके पास आया हुआ था, कंप्रेशन रेशियो से रिलेटेड था। क्या था ये क्वेश्चन? आपके पास क्वेश्चन था कि कंप्रेशन रेशियो आपके पास गिवन है किसी भी, ये आपके पास कंप्रेशन रेशियो गिवन शायद ऑटो साइकिल का गिवन है। ये कंप्रेशन रेशियो शायद आपका ऑटो साइकिल का गिवन था। साइकिल किसका है? यहाँ पे ऑटो साइकिल का है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कंप्रेशन रेशियो आपका चेंज हो रहा है 5 to 7। कंप्रेशन रेशियो 5 से 7 हो रहा है। देन पूछा है कि चेंज इन इंक्रीज इन एफिशिएंसी क्या होगा। यदि आप कंप्रेशन रेशियो को 5 से 7 बढ़ा रहे हो किसी भी ऑटो साइकिल के लिए, तो बोल रहा है कि इंक्रीज इन एफिशिएंसी क्या होगा। तो आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है किसके लिए? ऑटो साइकिल के लिए क्या होता है? 1 माइनस, आपके पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है, वो फॉर्मूला लगा दो 1 माइनस 1 बाय कंप्रेशन रेशियो के पावर गामा माइनस 1। यही फॉर्मूला आपके पास। तो यहां से आपके पास कंप्रेशन रेशियो एक बार जो आपके पास क्या है, एक बार आपके पास कंप्रेशन रेशियो 5 है। तो यहां से गामा, यहां से यदि आप बात करो एफिशिएंसी, आप पहला की यदि बात करो तो यहां से क्या आ जाएगा? 1 माइनस कंप्रेशन रेशियो एक बार 5 रख दो। यहाँ पे गामा का वैल्यू यदि हम लोग बात करें, गामा कितना होता है स्टैंडर्ड? आपके पास गामा का जो स्टैंडर्ड वैल्यू आपके पास कितना? 1/4 है। ये आपके पास आ जाएगा 1.4 माइनस का 1। आप इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेट कर लो। आप जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे, ये आपके पास आ रहा है कुछ 0.47, 0.4746 ऐसे कुछ आ रहा है। तो 0.47 मान रहा हूं मैं। दूसरा आपके पास जो है, यहां से सेकंड एफिशिएंसी जो आप निकालोगे 1 माइनस, आप इस बार जो कंप्रेशन रेशियो कितना हो गया, इस बार 5 to 7 हो गया। तो 1 डिवाइडेड बाय 1/7 की पावर आपके पास 1.4 माइनस का 1। इसको कैलकुलेट करो कितना है।
ये आपके पास आ रहा है 0.54। इफिशियंसी देखो 0.47 से कितना बढ़ गया, ये आपके पास 0.54। ये इनिशियल है, ये आपके पास कैसा है, फाइनल है। तो परसेंटेज चेंज की यदि हम लोग बात करें इफिशियंसी में, परसेंटेज इंक्रीज इन इफिशियंसी क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या आपके पास, फाइनल आपके पास 0.54 है, माइनस इनिशियल की यदि बात करो, इनिशियल आपके पास 0.47, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा अप्रोक्स 14% आ जाएगा। कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ इफिशियंसी में, 14% से इफिशियंसी में आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट शो करेगा। क्लियर है, नोट डाउन कर लें। तो यहाँ पे इफिशियंसी में जो इंक्रीमेंट होगा, जब आप कंप्रेशन रेशियो को 5 से 7 करेंगे तो आपका इंक्रीज इन इफिशियंसी हो जाएगा 14%। क्लियर है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका थोड़ा सा इस पे मैकेनिक्स और थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स का मिक्स क्वेश्चन है। यहाँ पे यदि हम लोग बात करें मतलब वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था आपका, मैं आपको बता देता हूँ। डेटा आपके पास यहाँ पे गिवन है कि कोई एक डीजल इंजन है, वो क्या काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि कोयला को खदान से निकाल रहा है, माइन से कोयले को निकाल रहा है। तो वो जो जहाँ से कोयले को निकाल रहा है ना, वो ऐसा इधर देखो कि यहाँ पे मान लो आपके पास ये मशीन लगा हुआ है, ये मशीन लगा हुआ है, यहाँ से ये कोयले को उठा रहा है। ये क्या है आपके पास, यहाँ पे कोल है। ये 100 मीटर आपके पास इसका हाइट 100 मीटर दिया हुआ है, और ये कितने कम सेकंड में कर रहा है, 0.5 सेकंड इसको टाइम लग रहा है। देन ये पूछ रहा है कि इफिशियंसी इसका दिया हुआ है 25%, और आपके पास जी का वैल्यू इसने बोले ऐसा इतना लो, पावर कंजप्शन पूछा है। तो आपको पता है कि इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, इफिशियंसी बराबर फॉर्मूला बता दो। इफिशियंसी बता दो क्या होता है आपका, W अपॉन इफिशियंसी। आपने यदि नॉर्मल पढ़ा होगा कि आपका इफिशियंसी किसके इक्वल होता है, W अपॉन Q के इक्वल होता है, W अपॉन Q के इक्वल होता है। देखो तो यहां से यदि आप बात करो पावर कंजप्शन की बात करो, तो यहां से हम लोग Q डॉट निकाल लेंगे, W डॉट और Q डॉट निकाल लो। एक बात बताओ, ये Q कितना होगा, इस किस बात पे डिपेंड करेगा, ये जो डीजल इंजन है कितना यहां पे से इसका हीट सप्लाई कितना, मतलब इसके अंदर कितना एनर्जी ये लगा रहा है, वो कैसे निकालोगे। तो एक बात बताओ, ये आप एनर्जी कैसे निकालोगे, ये एनर्जी चेंज कैसे निकलेगा। ये एनर्जी चेंज की यदि बात करो, ये कितना यहाँ से वर्क करेगा, इस कोयले को जो उठा के यहाँ से लेके यहाँ पे आएगा उतना ही होगा। मतलब इसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज देख लो आप। इसमें यदि पोटेंशियल एनर्जी में यदि चेंज देखोगे, वही जितना इसके पोटेंशियल एनर्जी में इसको वर्क करने में लगा होगा, उतना ही तो इस डीजल इंजन ने काम किया होगा। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ से यदि आप Q डॉट निकालोगे तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ से देखो इसने कितना एनर्जी में चेंज किया होगा। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपके पास, फार्मूला आपके पास पता है, M इंटू जी इंटू एच के, M इंटू जी इंटू एच। यहाँ पे जो कोयला वो निकाल रहा है वो 100 kg है, जी उसने बोला 10 ले लो, और आपके पास हाइट दिया हुआ है 100 मीटर। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज आपके पास आया, कितना आएगा निकाल लो। ये आपके पास आ जाएगा 1000, यहाँ से किलो जूल आ जाएगा। यहाँ से यदि बात करो 1000 पे आ जाएगा। आप जैसे इसको टाइम से यहाँ से डिवाइड कर दो, यहाँ से इतना किलो जूल आ जाएगा। एक बात और बताओ, एक बात और बताओ, जैसे ही आप यहाँ से Q डॉट निकालोगे, क्या करोगे आप इसको टाइम से डिवाइड करोगे, टाइम से डिवाइड कर दो तो Q डॉट आपके पास आ जाएगा 0.5 सेकंड। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, किलोवाट आ जाएगा, किलो जूल पर सेकंड, किलोवाट आ गया। अब देखते हैं, देखो यहाँ से इफिशियंसी आपका कितना गिवन है, 0.5 से 25% है ना। तो 25% का मतलब क्या हुआ, 25 डिवाइडेड 100, तो ये आपके पास आ गया 0.25। W डॉट अपने को निकालना है पावर कंजप्शन, यहाँ से Q डॉट आपके पास क्या आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 0.5। ये किलोवाट में है, किलोवाट में ध्यान रखना। आपका यहाँ से जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, W डॉट इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 0.25। आप इसको जैसे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से W डॉट बोल दो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू पावर कंजप्शन। कितना आ रहा है
कैलकुलेट कर लो, ये यहाँ से 2 से यहाँ से आपके पास जाएगा, ये 500 आ रहा है, क्या आ रहा है 500 किलोवाट, और यही आपका आंसर हो जाएगा 500। जो भी आपका ऑप्शन होगा उसमें आपके पास 500 किलोवाट आ रहा होगा। चीज़ें क्लियर है? तो इसमें कुछ नहीं था, बस सिंपल आपको पता है कि इफिशिएंसी आपका क्या होता है, W/Q होता है। यहाँ पे पर सेकंड की जब हम लोग बात करें, मतलब जूल से आप लोग किस में किलोवाट में बात कर रहे हो, तो क्योंकि यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, जो इंजन ने यहाँ पे वर्क किया होगा, एक्चुअली यहाँ से जो इंजन ने काम किया होगा, कितना काम किया होगा, जितना इसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लगा होगा, इतना ही इसका यहाँ पे काम किया होगा। तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ से सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालो, उसको टाइम से यदि आपने डिवाइड कर दिया तो जैसे क्या हो जाएगा, किलो जूल पर सेकंड क्या हो जाएगा, किलोवाट आ जाएगा। W आपको निकालना, एफिशिएंसी गिवन है, आपको यहाँ से पावर कंजप्शन 500 किलोवाट यहाँ से आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपके पास ये ऑप्शन में जो भी गिवन होगा आप उस हिसाब से आप इसको टिक कर देना। टिक आपने किया होगा। चलो, तो अपना जो मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड था क्वेश्चन, ये इतना ही था जो अपने पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आए थे, एंड आई होप आपने ऐसा ही किया होगा। ठीक है, तो अब बाकी सर और भी हैं जो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट के जो भी आपके पास क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, आइए देखते हैं हम HMT और FM के कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, द रेशियो ऑफ नसेल्ट नंबर एंड द प्रोडक्ट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर एंड प्रांडल नंबर इज इक्वल टू। हमसे पूछा है कि नसेल्ट नंबर और प्रोडक्ट ऑफ रेनॉल्ड नंबर और प्रांडल नंबर ये किसके बराबर होता है। ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये होता है क्या, स्टैंटन नंबर। स्टैंटन नंबर जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये एकदम इजी सवाल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ बॉडी बाय कंडक्शन। क्या बोला हुआ है, कंडक्शन मेथड से। किस मेथड से, कंडक्शन मेथड से। ऑप्शन क्या है आपके पास, पहला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑन द टू फेसेस ऑफ द बॉडी। मतलब क्या कर रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस के बारे में बात कर रहा है। दूसरा कर रहा है डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द बॉडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द बॉडी। मतलब जो Q है, जो हीट ट्रांसफर है, वो किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, 1/T। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। जो Q है वो किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, सरफेस एरिया के। या ऑप्शन आपके पास डी है, ऑल ऑफ दीज। तो हम कंडक्शन में पढ़े हैं, हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला पढ़े हैं, Q इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 अपॉन T। K क्या होता था, थर्मल कंडक्टिविटी होता था। A क्या होता था, हमारा एरिया होता था। और ये क्या होता था, टेम्परेचर डिफरेंस। और ये T थिकनेस। किसी भी स्लैब में से जब हीट ट्रांसफर होता है, T1 और ये T2। समझ गए। तो देखो Q किस पे डिपेंड कर रहा है, पहला एरिया पे डिपेंड कर रहा है, Q डिपेंड कर रहा है हमारा टेम्परेचर डिफरेंस पे, और Q जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/T के। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। समझा, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एक्सप्रेशन Q इक्वल टू सिग्मा A T के पावर 4 इज कॉल्ड। हमको बताना है कि ये किसका समीकरण है, ये किसका इक्वेशन है। पहला है फोरियर इक्वेशन, दूसरा है जोसेफ स्टेफन इक्वेशन, तीसरा क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और चौथा क्या है स्टेफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन। तो ये आपने पढ़ा होगा, ये इक्वेशन कहाँ देखा है आपने, रेडिएशन में। और हमारे पास जो चार ऑप्शन है उसमें ये फोरियर हम कहाँ पढ़ते हैं, कंडक्शन में।
ये पढ़ते हैं कन्वेक्शन में, ठीक है। और जो स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो कहाँ पढ़ते हैं हम? रेडिएशन में। और इन्होंने इक्वेशन दिया था Q इजकल टू सिग्मा टी सिग्मा ए टी के पावर 4, मतलब जो हीट ट्रांसफ़र है बाय रेडिएशन वो किसके प्रोपोर्शनल होता था? Q इजकल टू ए टी के पावर 4। ये टी क्या होता था? एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता था। और ये सिग्मा क्या होता था? इस सिग्मा को ही बोलते थे स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। समझा? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड बाय विच इट्स ओन मॉलिक्यूल, ओन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, खुद के मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, आर अट्रैक्ट इज कॉल्ड, मतलब ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं और मान लो यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है, जब लिक्विड में सेम मॉलिक्यूल्स, समान मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो वो कौन सा, उनके अंदर एक कोहेजन फोर्स डेवलप होता है। कौन सा? कोहेजन फोर्स डेवलप होता है। और जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उनके अंदर क्या होता है? अधेशन फोर्स डेवलप होता है। तो यहां पे बात कर रहा है क्या? ओन मॉलिक्यूल, मतलब खुद के मॉलिक्यूल्स। तो खुद के मॉलिक्यूल्स के लिए क्या हो जाएगा? कोहेजन फोर्स। खुद के मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे को खींचेंगे तो कौन सा फोर्स हो जाएगा? कोहेजन फोर्स। तो कौन सा फोर्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। कोहेजन के कारण क्या होता है? सेम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? खींचते हैं। समझे? अगला देखते हैं हम। मर्करी डज नॉट वेट ग्लास, दिस इज ड्यू टू, बोल रहा है जो मर्करी होता है, जो पारा होता है, वो ग्लास को भिगोता नहीं, ऐसा क्यों है? आपके पास ऑप्शन है कोहेजन, सरफेस टेंशन, अधेशन, विस्कोसिटी। तो हमें इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है कि इसमें होगा क्या। तो मर्करी, बात करें मर्करी की, मान लीजिए मर्करी के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये हमारा ग्लास के मॉलिक्यूल्स हैं। कोई लिक्विड किसी सरफेस को कब गीला करता है या कब नहीं करता है, ये किस पर डिपेंड करता है? हमारा कोहेजन और अधेशन पे। बात करते हैं कोहेजन कब होगा और अधेशन कब होगा, कब गीला होगा कब नहीं। तो जब मॉलिक्यूल्स जो सेम मॉलिक्यूल्स हैं, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर कोहेजन फोर्स, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेजन फोर्स अगर ज़्यादा होगा किससे? अधेशन से, तो क्या होगा? ये क्या करेगा? नहीं भिगोगा। जो पारा होता है, पारे के अंदर क्या होता है? जो कोहेजन फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उनके जो इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर कोहेजन फोर्स बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए क्या होता है? वो उस ग्लास के सरफेस को भिगोता नहीं है। पानी में क्या होता है? जो अधेशन फोर्स है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर कोहेजन, इसलिए पानी क्या करता है? उसको वेट करता है, गीला कर देता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? कोहेजन फोर्स के कारण ये सरफेस को गीला नहीं करता है। समझ गए? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग द हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में बताना है। ये किस में पढ़ते थे? ये पढ़ते थे हम कन्वेक्शन में। कन्वेक्शन में क्या होता था? हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता था। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ हमारे पास? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ टू बॉडी। दूसरा क्या था?
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया बोथ ए एंड बी। हम लोगों ने एक इक्वेशन देखा था रेडिएशन में एच ए T1 माइनस T2। इसी से क्या करते थे हम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को डिराइव करते थे। तो वहाँ पे क्या निकलता था, जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, वो किस पे डिपेंड करता था, सरफेस एरिया पे। दूसरा जो Q है वो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता था। मतलब ये दो क्वांटिटी है जिस पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या करता था, डिपेंड करता था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, हमारा सी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। समझ गए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है रेनॉल्ड्स नंबर रो वी डी इज लेस देन 2000 व्हेन द लिक्विड फ्लो इन अ पाइपलाइन। ध्यान देना, पाइपलाइन की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, पाइपलाइन की बात कर रहा है। हमें बताना है जब रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम होगा तो कौन सा फ्लो होगा। पहला ट्रांजिशनल फ्लो, दूसरा टर्बुलेंट फ्लो, तीसरा क्या हमारा लेमिनार फ्लो, और चौथा क्या है, नन ऑफ दीज। एफएम में बताया गया होगा कि जब रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन या इक्वल टू 2000 होता है, 2000 से कम होता है, तो कौन सा फ्लो होता है, लेमिनार। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ज़्यादा, ये पाइप फ्लो की बात चल रही है, पाइप फ्लो की, पाइप में जब फ्लो होगा उसकी बात चल रही है। जब रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ज़्यादा और 4000 से कम होगा तो क्या हो गया, ट्रांजिशनल फ्लो। जब रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 4000 होगा तब कौन सा आ जाएगा हमारा, टर्बुलेंट फ्लो। समझ गए। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ये करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, लेमिनार फ्लो, क्योंकि क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम है। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी लेमिनार फ्लो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, हमें किरचॉफ लॉ के बारे में बताना है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, रेडिएट हीट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दूसरा ऑप्शन है इमसी पावर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। थर्ड ऑप्शन है इमसी पावर एंड एब्जॉर्बिटी आर कांस्टेंट फॉर ऑल बॉडीज। लास्ट है आपका रेशियो ऑफ इमसी पावर टू एब्जॉर्बिटिव पावर फॉर ऑल बॉडीज इज सेम एंड इक्वल टू द एमसी पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। समझा, मतलब क्या कहला है, ईवी अब ये डायरेक्ट स्टेटमेंट होता था ई अपॉन ई बी इजकल टू ए, और एक इक्वेशन होता था हमारा ई अपॉन ई बी इजकल टू ई। तो ए और ई क्या होते थे, इक्वल हो जाते थे। किरचॉफ का ये स्टेटमेंट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है कि रेशियो ऑफ इमसी पावर एब्जॉर्बिटिव पावर फॉर ऑल बॉडीज आर सेम एंड इक्वल टू द इमसी पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये किरचॉफ का क्या है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है। जब भी आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे किरचॉफ का ये स्टेटमेंट निकल के आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो ये था हमारा क्या, एफएम और एचएमटी के सॉल्यूशन। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.